मार्कोनी-कॉप्स रूल जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स हैं, जैसे कि HI है, वाटर है, HOX है। तो इसके अंदर HI, HBr, HCl कोई भी आप हेलोजन एसिड ले सकते हैं। जब उसका अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर एडिशन होता है तो नेगेटिव पार्ट, जब डबल बॉन्ड के अराउंड हमें एडिशन करना है तो नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन एटम पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, और यही कहलाता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर दो केसेस लिए कि एक में हमने यहाँ पर ज़्यादा कार्बन, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम से उस कार्बन पर ऐड किया, और जिसके पास कम हाइड्रोजन आइटम थे उस कार्बन के ऊपर ऐड किया नेगेटिव पार्ट को। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन के आएंगी। एक के अंदर जो है माइनर प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और दूसरे में जो है मेजर प्रोडक्ट बन रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन। दोनों ही फास्ट रिएक्शंस है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर कौन सा बनेगा? अगर डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन एटम के पास मूव करता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनी है कि ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा CH2 पर, और ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जैसे कि आप जानते हो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स के अंदर ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं 11th के वीडियोस में। तो आप यहाँ पर अगर देखो तो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो जब वो यहाँ पर नेगेटिव हैलाइड हमारे पास ऐड करेगा, Br नेगेटिव जब ऐड करेगा तो वो भी ज़्यादा स्टेबल बनेगा और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जब हमने ऐड किया इसमें Br नेगेटिव ऐड करने के बाद मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? जिसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। ठीक है, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, इसी वजह से उसके अंदर रैपिड न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। ठीक है, Br नेगेटिव जो है वो रैपिड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि यहाँ पर बनेगा। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कार्बोकेटाइन्स जो बनते हैं हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर, वो कई बार रीअरेंजमेंट शो करते हैं जब हम उसके अंदर हेलोजन एसिड्स को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हो, ये है 3-मिथाइल ब्यूट 1-ईन। ठीक है, इसका क्या नाम है? दिस इज 3-मिथाइल ब्यूट 1-ईन। तो यहाँ पर 3-मिथाइल ब्यूट 1-ईन के अंदर जब H पॉजिटिव का एडिशन होगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो बना है, बिकॉज इस कार्बन एटम पर 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर रीअरेंजमेंट शो कर सकता है बाय 1-to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये 1-to हाइड्राइड शिफ्ट जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्यों हुआ है? क्योंकि सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन इस हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से बन सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर H नेगेटिव इस कार्बन एटम पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उस पर चला जाएगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से हमारे पास ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है बनकर आ गया है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में अगर Br नेगेटिव आपने ऐड किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। दिस इज माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये कम स्टेबल था तो माइनर प्रोडक्ट देगा ये। और अगर आपने इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर स्टूडेंट्स ऐड किया है Br नेगेटिव, तो यहाँ पर Br नेगेटिव ऐड करने के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन में आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द डिफरेंस। माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो आपको माइनर प्रोडक्ट देगा और टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो आपको मेजर प्रोडक्ट देगा जब इसमें आप Br नेगेटिव ऐड करोगे। तो कार्बोकेटाइन जो है अपने आप को रीअरेंज भी करते हैं। जब हमें हैलोजन एसिड्स को एडिशन करनी होती है तो कार्बोकेटाइन्स आपको इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे रिएक्शन में, जिससे कि स्टेबल ज़्यादा कार्बोकेटाइन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाए। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हमने इसको पढ़ा एक एग्जाम्पल। उसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं विच इज़ 1,2-मिथाइल शिफ्ट। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हो, दिस इज 3,3-मिथाइल ब्यूट 1-ईन। ये क्या है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? दिस इज 3,3-डाई मिथाइल ब्यूट 1-ईन। तो जब इस रिएक्टेंट के अंदर H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन पॉजिटिव पर अगर मूव करता है अपने बॉन्ड के साथ में, तो यहाँ कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को बनाएगा विच इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड मोर स्टेबल। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर आपने Br नेगेटिव अगर ऐड किया है तो ये बनाएगा हमारे को माइनर प्रोडक्ट, और अगर आपने टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर ऐड किया है Br नेगेटिव देन इट विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं कार्बोकेटाइंस अपनी रिएक्शन के अंदर, जिससे कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले और मेजर प्रोडक्ट मिले। तो ये भी एक मार्कोनी-कॉप्स रूल का ही एक पार्ट है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पेरोक्साइड और खेराश इफेक्ट, या जिसको आप एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल से भी जानते हो। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खेराश इफेक्ट जो है वो चलता क्यों है, ये क्या किस तरह से काम करता है? अगर आपने प्रोपीन के अंदर HBr ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा और हमें मिलेगा यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड 1-ब्रोमोप्रोपेन। ये जो रिएक्शन हमारे पास में हो रही है ये 3 स्टेप्स के अंदर होगी स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म विल वर्क इन 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो है हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, जो कि 3 स्टेप्स में होगा, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप के अंदर आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ से होमोलिटिकली क्लीव हुआ है बॉन्ड। होमोलिटिकली क्लीव होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन दोनों चला गया है, और ये हमारे पास में C6H5CO रेडिकल जो है वो 2 रेडिकल्स हमारे पास प्रिपेयर हो गए होमोलिटिकली क्लीव होने के बाद बॉन्ड। और जो हमारे पास रेडिकल बना है यहाँ अगर हम उसको हीट करें तो CO2 तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होगा और यहाँ पर ये बेंजीन रेडिकल जो है वो मिल जाएगा C6H5 रेडिकल। तो जैसे कि आप देख रहे हो C6H5 रेडिकल यहाँ पर बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। एक बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली क्लीव हुआ है, C6H5 के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एक इलेक्ट्रॉन CO2 के साथ बन गया है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा कैसे बनेगा? ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल था यहाँ पर और एक यहाँ पर जो कार्बन के पास रेडिकल था, दोनों मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन गया है हमारे पास में CO2 और C6H5 रेडिकल, वो नेक्स्ट रिएक्शन में HBr के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? ये भी होमोलिटिकली क्लीव करेगा स्टूडेंट्स HBr बॉन्ड, और ये H के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के ये दिस इज बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा और Br रेडिकल बन जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोपागेशन स्टेप यहाँ पर है। प्रोपागेशन स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि चेन जो है वो आगे कैसे बढ़नेगी, यानी कि यहाँ पर Br रेडिकल जो है एल्कीन के अंदर अब ऐड कैसे होगा? होमोलिटिकली क्लीव होगा ये डबल बॉन्ड भी, और यहाँ पर CH रेडिकल और CH2 रेडिकल जो आया है तो CH2 रेडिकल के साथ Br रेडिकल यहाँ पर ऐड होके सेकेंडरी रेडिकल जो है बना देगा। अब आपने फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, हम लोगों ने इसकी वीडियो भी अपलोड किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और टर्शरी फ्री रेडिकल्स उससे भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है,
और जब हम इन रेडिकल्स के अंदर दोबारा से HBr को ऐड करेंगे तो हमारे को यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड जो है वो मिल जाएगा। तो प्राइमरी हैलाइड मिलेगा और Br रेडिकल जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रोपागेशन हुआ, प्रोपागेशन हो रहा है। उसके बाद टर्मिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स देखें कैसे टर्मिनेशन हो रहा है। Br रेडिकल जो हैं, दो अब Br रेडिकल आपस में कंबाइन करके Br2 बना देंगे और लास्ट स्टेप के सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, असल में टर्मिनेशन में रेडिकल्स आपस में जितने भी रिएक्शन के अंदर बने हैं वो आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देंगे तो रिएक्शन अपने आप ही रुक जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये रेडिकल बना हुआ है, ये Br रेडिकल यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। और इसी तरीके से अगर दो हमने ये एल्काइल रेडिकल्स लिए हुए हैं तो ये दो एल्काइल रेडिकल्स आपस में ऐड होकर ये प्रोडक्ट बना देंगे। तो इन टोटल ये बोल सकते हो आपकी रिएक्शन रुक जाती है। टर्मिनेशन के अंदर रेडिकल्स आपस में जो भी पॉसिबिलिटी से कंबाइन कर सकते हैं वो कंबाइन करते हैं और रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मैकेनिज़्म के अंदर पेरोक्साइड या खैराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल जो है, कुछ भी आप बोलें, इसके अंदर हमने 3 तरीके से इसमें यहाँ इस मैकेनिज़्म को पढ़ा है। और इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेप्स में हमने इस मैकेनिज़्म को पढ़ा। अब जो है लास्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है HBr का वो ये शो क्यों करता है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल जो है वो ये क्यों शो करता है, वाई इट शोज़ द एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो जैसा कि हम प्रोपगेशन स्टेप को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोपगेशन स्टेप के अंदर 2 स्टेप्स हमने पढ़े थे। अगर हम इसको डिफरेंट हैलोजेंस की प्रेजेंस में इन 2 स्टेप्स की एनर्जी को कंपेयर करें, डेल्टा H की वैल्यूज़ को कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है डेल्टा H की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो हमेशा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, वही रिएक्शंस जो हैं वो स्टेबल होती हैं और वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। जैसा आप इसमें टेबल में देख रहे हो कि हमने डिफरेंट हैलोजेंस के साथ में डेल्टा H की वैल्यूज़ को रखा हुआ है और डेल्टा H की वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो Br के लिए केवल नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं और बाकियों के लिए नहीं आ रही है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों स्टेप्स के लिए 2 नेगेटिव वैल्यूज़ जो है केवल Br के लिए आ रही हैं। दैट इज़ वाई ये HBr के लिए ही प्रोपगेशन स्टेप जो है वो स्पॉन्टेनियस है और किसी के लिए भी स्पॉन्टेनियस नहीं है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो भी यहाँ पर हो रही हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया है कि वो स्टेप्स जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं और पेरोक्साइड इसी वजह से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आई होप ये फैक्ट आपको आज इस वीडियो में पता चला है और इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम वीडियोस में लेते आते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।